एक मंदिर जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और श्रद्धा के साथ दान भी छोड़ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि चढ़ावा कितना आया, सवाल ये है उस चढ़ावे के साथ खेल कौन खेल रहा था। और इस खेल की सबसे पहली कड़ी कोई बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि था एक साधारण सा शब्द, भर्ती। अगर भर्ती ही सवालों में आ जाए तो पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस स्टाफ भर्ती का सबसे बड़ा राज। ये मामला सिर्फ पैसों के चोरी का नहीं, ये मामला है एक ऐसे सिस्टम का जहां कागज पर सब कुछ सही दिखता है, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और होती है। राम मंदिर परिसर में काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ को लेकर जो खुलासे हुए, उन्होंने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। क्योंकि सवाल अब ये नहीं कि चोरी कैसे हुई, सवाल ये है वो लोग आए कहां से। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी भर्ती की कहानी जो सीधे मंदिर ट्रस्ट, बैंक और प्राइवेट एजेंसी की तक चली जाती है। सैनिक सिक्योरिटी फर्म के अधिकारियों का दावा है कि उनके पास जो स्टाफ आया वो उन्होंने खुद नहीं चुना, बल्कि नामों की एक पूरी लिस्ट उन्हें ऊपर से दी गई। और ये लिस्ट कहां से आई? मंदिर ट्रस्ट से, फिर बैंक के जरिए और फिर एजेंसी तक। फर्म का दावा है कि हमसे कहा गया इन्हें पैरोल पर रख लीजिए, मतलब भर्ती नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। लेकिन सवाल यह है, अगर नाम पहले से तय थे तो तय किसने किए? जांच के दौरान सामने आता है कि नवंबर 2024 में सिक्योरिटी फर्म को बुलाया गया और उन्हें दिया गया 15 नए कर्मचारियों का वर्क ऑर्डर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके साथ सिर्फ नाम नहीं थे, पूरी डिटेल लिस्ट थी और साफ निर्देश थे, इन्हें ही रखना है। अब सोचिए, अगर भर्ती प्रक्रिया में पहले से नाम तय थे तो इंटरव्यू किसका था, चयन किसका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ था या किसी बड़े नेटवर्क का ग्राउंड टीम थी? अब कहानी में आता है बैंक, जो सिर्फ पैसे का माध्यम नहीं था, बल्कि एक कनेक्शन पॉइंट बन गया। फर्म का दावा है कि लिस्ट ट्रस्ट से बैंक को दी गई, बैंक ने एजेंसी को फॉरवर्ड की और एजेंसी ने लोगों को हायर किया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, इस पूरी प्रक्रिया में एक अज्ञात बैंक अधिकारी की भूमिका सामने आती है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि भर्ती कैसे हुई, सवाल ये है बैंक के अंदर वो कौन था जिसने लिस्ट पास की। फर्म के एरिया मैनेजर का बयान, हमसे कहा गया कि ये लोग पहले से काम कर रहे हैं, मतलब नई भर्ती नहीं थी, पहले से तय सिस्टम था। और जब पत्रकारों ने पूछा ये सब किसने तय किया, तो जवाब मिला इसके पीछे बड़ी सिफारिश थी। अब यहाँ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सिफारिश, क्योंकि सिफारिश अगर सिस्टम में घुस जाए तो भर्ती प्रक्रिया सिर्फ भर्ती प्रक्रिया नहीं रहती, वो पावर नेटवर्क बन जाती है। लेकिन अगर ये पावर नेटवर्क था तो इसका फायदा किसे मिल रहा था? जमीन पर तस्वीर कुछ और थी, हाउसकीपिंग स्टाफ काम कर रहा था और सैलरी मिल रही थी, पेमेंट सिस्टम चल रहा था। लेकिन सवाल यह है वो लोग चुने कैसे गए? फर्म का दावा है कि अयोध्या को छोड़कर बाकी राज्यों में भर्ती उनका कंट्रोल था, लेकिन यहाँ सब कुछ डायरेक्ट लिस्ट से चलता था। मतलब न इंटरव्यू, न चयन प्रक्रिया, सिर्फ नाम और एंट्री। क्योंकि किसी भी सिस्टम में कागज ही असली सबूत होते हैं, और अगर कागज ही गायब हो तो कहानी खुद सवाल बन जाती है। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ भर्ती घोटाला है या फिर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा? क्योंकि कड़ी अब यहाँ तक आती है, मंदिर ट्रस्ट, बैंक, प्राइवेट एजेंसी और अज्ञात अधिकारी, और इन सबके बीच सबसे कमजोर कड़ी कौन है या सबसे छिपी कड़ी कौन है? हर जांच एक कहानी नहीं होती, कुछ जांचें सवाल छोड़ जाती हैं, और ये मामला भी उन्हीं में से एक है। भर्ती किसने की, नाम किसने तय किए, बैंक अधिकारी कौन था, और सिस्टम में ये लूप होल कैसे बना? कुछ जवाब अभी बाकी हैं, और जब तक ये जवाब नहीं मिलते तब तक ये कहानी खत्म नहीं होती। बैंक का वो अधिकारी कौन था जिसने नामों की लिस्ट आगे बढ़ाई, और अब जांच उसी दरवाजे तक पहुंच चुकी है जहां से पूरी कहानी का असली कंट्रोल सिस्टम शुरू होता है। सिक्योरिटी फर्म का दावा है कि उन्हें जो लिस्ट मिली वो किसी सामान्य एचआर प्रोसेस का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक प्री अप्रूव्ड स्टाफिंग शीट थी।
जिसमें पहले से तय था कौन काम करेगा, कितने लोग रहेंगे और किस पैरोल पर जाएंगे। लेकिन सवाल ये था, ये शीट बनाई किसने? एरिया मैनेजर के बयान के मुताबिक नवंबर 2024 में उन्हें बुलाया गया और एक सील्ड इंस्ट्रक्शन दी गई। 15 नए कर्मचारियों की लिस्ट और पुराने 4 नाम भी शामिल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उनसे पूछा नहीं गया, सिर्फ बताया गया। जी हाँ, पूछा नहीं गया, सिर्फ बताया गया। ये कोई भर्ती नहीं थी, ये एक एग्जीक्यूशन लिस्ट थी, जहां चयन पहले ही हो चुका था और कागज बाद में बना था। अब जांच एजेंसियों के सामने एक नया एंगल आया। क्या बैंक सिर्फ माध्यम था या बैंक के अंदर एक पैरेलल अप्रूव्ड सिस्टम चल रहा था? सूत्रों के मुताबिक कुछ इंटरनल कम्युनिकेशंस में वर्बल अप्रूवल चेन का जिक्र मिला है, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं। और यही से कहानी बनती है सबसे खतरनाक, जहां आदेश मौजूद है लेकिन हस्ताक्षर गायब है। एसआईटी ने सिक्योरिटी फर्म से पूछा, लिस्ट किसने दी, किस बैंक अधिकारी ने फॉरवर्ड की और क्या कोई ईमेल ट्रेल मौजूद है? लेकिन जवाब आया, हमारे पास सिर्फ नाम आए थे, प्रक्रिया नहीं। अब जांच एक अंधे मोड़ पर खड़ी थी, जहां हर कोई जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहा था। सूत्रों के मुताबिक जिस बैंक अधिकारी की तलाश थी वो कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं था, बल्कि एक मिड लेवल कोऑर्डिनेशन ऑफिसर था, जो ट्रस्ट, बैंक और एजेंसी तीनों के बीच अप्रूवल ब्रिज की तरह काम करता था। लेकिन जब एसआईटी ने उसके रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला वो अधिकारी कई बार ट्रांसफर हो चुका था और उसका करंट पोस्टर अनक्लियर थी। अब मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं था, अब सवाल पूरे सिस्टम का था। क्या ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था या डिसेंट्रलाइज्ड अप्रूवल चेन? हर जवाब एक नई परत खोल रहा था और हर परत के नीचे एक और नाम गायब था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि एसआईटी को एक इंटरनल नोट मिला जिसमें लिखा था, These names are already clear from top channel। जी हाँ, from top channel। अगर पार्ट 2 में बैंक सवालों के घेरे में था तो पार्ट 3 में सवाल और बड़ा हो जाता है। टॉप चैनल कौन है? टॉप चैनल कौन है? एसआईटी को मिला एक इंटरनल कम्युनिकेशन जिसमें साफ लिखा था, नेम्स क्लियर्ड फ्रॉम टॉप चैनल, प्रोसीड विद ऑनबोर्डिंग। और यहीं से जांच बदल गई। अब जांच एजेंसियों के सामने 3 संभावनाएं थी, ट्रस्ट लेवल अप्रूवल, बैंक बोर्ड लेवल क्लियरनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइसेंसिंग यूनिट। लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। पूरे मॉडल को जोड़ने पर तस्वीर बनती है, ट्रस्ट नाम तय करता है, बैंक फॉरवर्ड करता है और एजेंसी पे रोल बनाती थी। लेकिन बीच में कंट्रोल किसके पास था? अगर ये सिस्टम इतना स्ट्रक्चर्ड था तो फिर क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लाभ से था या किसी ऑर्गेनाइज्ड इंटरनल नेटवर्क का हिस्सा था? अब जांच एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर जवाब नए सवाल पैदा कर रही है और सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या टॉप चैनल कभी सामने आएगा?